नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज राग रिवीजन सीरीज़ का ये पार्ट 4 है। ओके, आई होप जो मेरी राग रिवीजन सीरीज़ है वो आप लोगों को हेल्पफुल और अच्छी लग रही होगी। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो देखिए, क्योंकि उससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा राग कवर कर पाएंगे, जिसके अंदर रागों के शास्त्र के बारे में तो बताया ही है, पर साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूजीसी नेट हो, बीपीएससी म्यूज़िक हो, एस्टेट म्यूज़िक हो, DSSB म्यूज़िक हो, आरपीएससी म्यूज़िक हो एंड सो ऑन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो थाट हमने चूज़ किया है वो है पूर्वी थाट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पूर्वी थाट के रागों के बारे में। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूर्वी थाट के अंदर होता क्या है। रे और धा स्वर जो है वो कोमल होते हैं और मा स्वर जो है वो तीव्र होता है। इनका जो समय होता है ना वो 4 से 7 के बीच का ही होता है, मतलब ज़्यादातर दिन या रात के अंतिम प्रहर में या बीच के प्रहर में होता है। आपको ये पता होगा, ये जो 4 से 7 का टाइम है ये संधि प्रकाश के रागों का टाइम होता है। तो कुछ वैसा ही पूर्वी थाट के रागों का समय होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस बिल्कुल हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी थाट के रागों के अंदर आज जिन रागों की चर्चा हम करेंगे वो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। जैसे पूर्वी राग है, पूर्य धनाश्री राग है, परज है, श्री है, बसंत है और ललित है। आपने अगर मेरा मारवा थाट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ललित जो है वो मारवा थाट से आपको बताया है, पर आज इस वीडियो में हम ललित को पूर्वी थाट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ललित ही देख लेते हैं। देखिए, ललित जैसे मारवा थाट में था वैसे ही पूर्वी थाट में होगा, बस फ़र्क इतना है कि पूर्वी थाट के ललित में धा जो होगा वो कोमल हो जाएगा। ठीक है, जो समय है वो है रात्रि का अंतिम प्रहर। वादी संवादी है शुद्ध मा और सा। जाति है शाडव वक्र, क्योंकि आपको पता होगा ललित राग के अंदर पा जो है वो पूर्णतः वर्जित होता है। ठीक है, तो ललित का जो चलन है वो मैंने मारवा थाट के वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। बस आपको उधर क्या करना है, धा को कोमल कर देना है, तो वो पूर्वी थाट का ललित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले राग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा राग पूर्वी। अब देखिए, ये जो राग पूर्वी है इसके अंदर रे धा कोमल है और दोनों मध्यमों का प्रयोग है। वादी स्वर देखिए गंधार है, संवादी स्वर निषाद है। समय क्या है, दिन का अंतिम प्रहर। और राग पूर्वी की जाति क्या है, संपूर्ण मानी गई है। देखिए इधर आरो लिखा है नीसा रेगा, कुछ लोग नीरे गा भी जाते हैं और नीसा रेगा भी जाते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पकड़ लिखा हुआ है, तो इधर जो शुद्ध माँ का प्रयोग होता है वो देखिए किस तरीके से होता है। ये देखिए, जैसे इधर लिखा है ना रे गा रे म गा, तो ये शुद्ध है। ऐसे ही प पहले तीव्र माँ देन गा, देन उसके बाद शुद्ध माँ देन गा। तो ज़्यादा अगर आप राग पूर्वी में देखोगे तो तीव्र माँ का जो प्रयोग है, तीव्र माँ का जो प्रयोग है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ना। ज़्यादा जो दोनों माँ से अगर कोई स्वर यूज़ हो रहा है, मतलब तीव्र या शुद्ध में से, तो सबसे ज़्यादा तीव्र माँ जो है वो राग पूर्वी के अंदर प्रयोग होता है। ठीक है, और जो शुद्ध माँ है वो एक सिर्फ विशेष ढंग से आता है, जैसे इधर है और इधर है। अभी मैं आपको राग पूर्वी का जो चलन है या जो पकड़ है वो आपको गा के बताती हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। नी रे गा मा गा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा नी सा रे गा पा मा दा
तो जैसा कि आपने सुना, मैंने उसमें कैसे रेगा रेमा गा जब गाया है तो शुद्ध माँ ही लगाया है ना। मतलब उतरते समय कहीं ना कहीं शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो हो रहा है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि अवरों के अंदर राग पूर्वी में शुद्ध माँ का प्रयोग एक विशेष ढंग से होता है। ओके, अब चलिए राग पूर्वी की विशेषता देख लेते हैं क्या है। देखिए, राग पूर्वी जो है एक सायंकाल संधि प्रकाश राग है, ठीक है। और देखिए इधर मैंने लिखा भी हुआ है शुद्ध माँ का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो अवरों में होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखिए ऐसे गारे मागा करके हो सकता है, प म गा, फिर उसके बाद जो शुद्ध माँ है वो आ जाएगा, है ना। ऐसे भी यूज़ होता है जैसा कि मैंने पकड़ में लिखा ही हुआ है। देखिए राग पूर्वी के जो समप्रकृतिक राग हैं वो है राग बसंत और राग पूर्या धनाश्री। तो जब ये राग हम आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राग पूर्वी और बसंत में बहुत फ़र्क है, वैसे ही राग पूर्वी और पूर्या धनाश्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट राग देखते हैं। नेक्स्ट राग है राग पूर्या धनाश्री। देखिए राग पूर्या धनाश्री जो है वो राग पूर्या और धनाश्री दोनों के मिश्रण से बना है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। देखिए राग पूर्या धनाश्री जो है वो हमेशा नीरे ग म ध प, मतलब नीरे गा ही जाता है। जैसा कि मैंने पूर्वी में आपको क्या बताया था कि पूर्वी में आप नीसा रेगा कर सकते हो, तो देखिए एक डिफरेंस तो आपका यही हो गया, ठीक है। अब देखिए राग पूर्या धनाश्री के अंदर वादी स्वर है प, संवादी स्वर है सा, ठीक है। अब देखिए आरो जो है ना, आरो में जो चलन है वो थोड़ा सा वक्र है। कैसे? क्योंकि आप नीरे ग म प ध नी सा नहीं जाते हो, यहाँ पे आप कैसे जाते हो, पहले नीरे ग म ध प बोल के उसके बाद पा को लांग के, मतलब म ध नी सा ऐसे जाते हो। अवरो तो देखिए इसका सिंपल ही है। अब देखिए समय क्या है, सायंकाल संधि प्रकाश, मतलब शाम के 4 से 7 के बीच का जो समय है वो पूर्या धनाश्री का निर्धारित हुआ है। जाति क्या है, संपूर्ण है। स्वर देखिए रे धा कोमल है और माँ तीव्र है यहाँ पे। अब देखिए पूर्या धनाश्री के अंदर सिर्फ तीव्र माँ का प्रयोग होता है, शुद्ध माँ का प्रयोग नहीं होता है। पर वहीं आप जब राग पूर्वी देखोगे तो राग पूर्वी में दोनों माँ का प्रयोग होता है। तो चलिए अब राग पूर्या धनाश्री की जो विशेष स्वर संगति है वो मैं आपको गा के बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना कैसे मैंने म ग म रेगा ये जो फ्रेज है बार बार गाया है, और यही एक पहचान है राग पूर्या धनाश्री की। चलिए राग पूर्या धनाश्री की विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि ये सायंकाल संधि प्रकाश राग है। अब देखिए मिश्रण है राग पूर्या का और धनाश्री का। अगर आपने मेरा मारवा थाट वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको पूर्या राग जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है। वैसे ही राग पूर्या धनाश्री में भी पूर्या जो है वो पूरी तरीके से यूज़ हुआ है। धनाश्री कहाँ, अब देखिए पूर्या के अंदर तो प लगता नहीं है, ठीक है, पर पूर्या धनाश्री में पा अगर लग रहा है तो वो कहाँ से लग रहा है, तो वो कहाँ से लग रहा है, वो धनाश्री अंग की वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है। तो ये मिश्रण है जो आपको पता होना चाहिए। राग पूर्या धनाश्री में पूर्या अंग कहाँ है, धनाश्री अंग कहाँ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जब मेरा मारवा थाट वाला वीडियो देखेंगे, पूर्या के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, ये रे जो है ये कोमल है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अगर आप राग पूर्या धनाश्री में पूर्या दिखाना चाहते हैं तो नी म गा कर देंगे। इवन जो ये नीरे गा जा रहे हो ना आप, ये पूर्या का ही अंग है ना। तो ये ऐसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूर्या धनाश्री जो है, कैसे पूर्या धनाश्री में पूर्या के बारे, पूर्या का जो
यूज़ है वो पूर्वांग में है। धनाश्री जो आता है वो उत्तरांग में आता है, क्योंकि पा भी आ जाता है और साथ में कोमल ध भी जो है वो आ रहा है। एक चीज़ पूरे धनाश्री में आपको याद रखनी है कि आपको पा पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकना है। गा पे भी रुके पर थोड़ा कम रुके, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं पूर्वी राग की जो छाया है वो आती है। गा पे भी आप रुक सकते हो, पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप किस तरीके से रुक रहे हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ग प संगति जो है वो विशिष्ट है। मैंने आपको बताया ही कि म प जो है वो इस राग में हम जाएंगे ही नहीं, है ना। म ग प ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे, कहीं ना कहीं वक्र रूप से जा रहे हैं, म ग प। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि पूरे धनाश्री में ये संगति जो है वो विशिष्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ही कि देखिए पा किस तरीके से लग रहा है। कभी भी म प ध नी नहीं, कभी भी म प ध नी नहीं हो सकता है ना। म ध प हो सकता है, म ग प हो सकता है, पर कभी भी म प ध नी नहीं हो सकता, म ध नी सा ही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देखिए अब नेक्स्ट राग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट राग है वो है राग बसंत। अब देखिए राग बसंत के अंदर भी दोनों माँ का प्रयोग होता है और रे धा कोमल होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि राग बसंत में जो शुद्ध माँ है उसका प्रयोग सिर्फ एक विशेष ढंग से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि राग में बहुत ज़्यादा शुद्ध माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विशेष ढंग से जो है शुद्ध माँ का प्रयोग होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गुणीजन कुछ लोग हैं जो शुद्ध माँ लगाते ही नहीं है, सिर्फ तीव्र माँ से राग बसंत को गाते हैं। तो इधर से आप समझ सकते हैं कि शुद्ध माँ का जो इसमें प्रयोग है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एक विशेष प्रकार से शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो होता है। इससे ये समझ आता है कि राग बसंत में तीव्र माँ का जो स्थान है वो ज्यादा है, ठीक है। वादी स्वर है तार सप्तक का सा और संवादी स्वर है पा। समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। जाति है ऑडव संपूर्ण। जाति ऑडव संपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए आरोह के अंदर रे और पा जो है वो वर्जित है, ठीक है। और अवरोह देखिए संपूर्ण ही है। अब देखिए इसकी जो विशेष स्वर संगति है वो मैं आपको गा के बताती हूँ, और किस प्रकार से शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो हो रहा है वो भी गा के बताती हूँ। जब आप सुनेंगे तो आप ध्यान देंगे कि हम ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रुक रहे हैं, या सा पे ज़्यादा न्यास करेंगे या पा पे न्यास करेंगे। और ये जो फ्रेज़ है ना, ये फ्रेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इधर अगर ये फ्रेज़ कहीं किसी ने गा दिया है तो आप समझ जाइए कि वो राग बसंत ही है। तो चलिए मैं आपको गा के सुनाती हूँ। मा गा मा गा मा गा रे सा मा धा रे सा द सा नि द पा सा नि द पा मा गा मा गा मा गा रे सा सा मा गा नि द पा। तो जैसा कि आपने सुना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार शुद्ध माँ का प्रयोग हुआ है और क्या राग बसंत की विशेष स्वर संगति है। अब देखिए राग बसंत की विशेषता हम देख लेते हैं क्या है। राग बसंत जो है वो ऋतु प्रधान राग है, मतलब बसंत ऋतु में गाया जाता है, अप्रैल या मई के बीच में। ये एक उत्तरांग प्रधान राग है। इसके अंदर देखिए दोनों माँ का प्रयोग हो रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रे जो है, इसके अंदर रे और नी पे आप ठहराव नहीं करते हो, क्योंकि देखो अगर आप नी पे ज़्यादा रुकोगे तो वो राग परज हो जाएगा, और वहीं अगर रे पे रुकोगे तो वो राग श्री हो जाएगा। तो राग बसंत के समप्रकृतिक राग कौन से हैं? श्री और परज। देखिए अब नेक्स्ट राग देखते हैं, राग परज। अब देखिए राग परज के अंदर भी रे और धा कोमल है, और इधर भी दोनों माँ का प्रयोग होता है। देखिए तीव्र माँ जो है वो आरोह में प्रयोग होता है, और जो शुद्ध माँ है वो देखिए यहाँ पे एक विशेष ढंग से प्रयोग हो रहा है, मतलब अवरोह में प्रयोग होता है। जाति देखिए इसकी भी ऑडव संपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी रे और पा नहीं लग रहा है। वादी स्वर है सा, संवादी स्वर है पा। समय है रात्रि का अंतिम प्रहर।
तो अभी मैं आपको राग परज की जो विशेष स्वर संगति है वो गा के बताती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि राग परज है क्या। नि सा गा मा धा मा धा नि नि सा सा नि धा सा नि धा नि नि धा पा मा पा धा पा मा गा मा गा मा पा धा पा गा मा गा मा गा रे सा मा धा सा नि धा पा मा पा धा पा गा मा गा मा गा रे सा। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने यहाँ पे नी पे ज़्यादा न्यास किया है, मतलब नी पे ज़्यादा रुका है। अगर आप नी पे ज़्यादा रुकेंगे तभी आप राग परज को बसंत से बचा सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि किस प्रकार शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो राग परज में हो रहा है। मतलब जैसे बसंत में आप देखोगे, बसंत में तो अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पर राग परज में ऐसा नहीं है। राग परज में शुद्ध माँ का स्थान जो है वो बसंत के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब ये है कि अगर आप ये फ्रेज़ लोगे ही नहीं तो राग परज जो है वो खुल के सामने नहीं आएगा। और इस फ्रेज़ के अंदर देखिए शुद्ध माँ है, तो आप समझ ही सकते हो कि राग परज में शुद्ध माँ का स्थान जो है वो राग बसंत से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अब देखिए राग परज की विशेषता देख लेते हैं। राग परज एक उत्तरांग प्रधान राग है और ये प्रमेल प्रवेशक राग भी है, क्योंकि पूर्वी थाट से ये भैरव थाट के रागों में प्रवेश करता है। इसकी जो प्रकृति है वो चंचल है। देखिए तीव्र माँ जो है वो आरोह में है, शुद्ध माँ जो है वो अवरोह में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। तो देखिए अगर हम राग परज और राग बसंत का अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि देखिए राग परज की जो प्रकृति है वो चंचल है। किसके कंपैरिजन में? बसंत के कंपैरिजन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं बसंत जो है वो कम चंचल है या गंभीर है कहीं ना कहीं, पर राग परज कैसा है? एकदम चंचल प्रकृति का राग है। अब देखिए राग परज में दोनों माँ का जो प्रयोग है वो विशेष रूप से हो रहा है और दोनों माँ का अपना एक अलग ही स्थान है। पर राग बसंत में दोनों माँ का प्रयोग तो है पर विशेष ढंग से है, और साथ ही साथ अगर शुद्ध माँ आप नहीं प्रयोग करोगे तो चल जाएगा। अब देखिए राग परज में म प ध प ऐसे करके हम फ्रेज लेते हैं, पर राग बसंत में कभी भी ऐसा नहीं होता है। यही एक रीज़न है कि राग परज की जो जाति है कुछ लोग औडव संपूर्ण मानते हैं और कुछ लोग षाडव संपूर्ण भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रकार से यूज़ कर रहे हो तो वक्र तरीके से कहीं ना कहीं पा का तो प्रयोग हो रहा है आरोह में, तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि राग परज की जाति औडव संपूर्ण भी मानते हैं और कुछ लोग षाडव संपूर्ण भी मानते हैं। अब देखिए राग परज में नी पर न्यास होता है, पर राग बसंत में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए राग परज की जो जाति है उसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद ये है कि राग परज के अंदर वैसे आप अगर आरोह देखोगे तो उधर पा तो नहीं लग रहा है, तो उस प्रकार से औडव संपूर्ण सही है। पर अगर आप वैसे देखोगे, मतलब जब आप चलन देखोगे राग का, तो देखिए इधर म प ध प अगर आप ऐसे लोगे तो कहीं ना कहीं वक्र तरीके से आप पा का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हो, जिस वजह से इसकी जाति कुछ लोग क्या मानते हैं? षाडव संपूर्ण भी मानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट राग की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट राग है वो है राग श्री। तो देखिए राग श्री के अंदर क्या होता है? रे और धा कोमल होते हैं और माँ तीव्र होता है। राग श्री के अंदर वादी स्वर रे है, संवादी स्वर पा है। अब देखिए वादी स्वर रे है, मतलब रे पे आप न्यास करते हो। रे का जो प्रयोग है वो बार बार इस राग के अंदर होता है। और वर्जित स्वर कौन से हैं? देखिए राग श्री के आरोह में
ग और धा वर्जित हैं, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या है, ऑर्डर संपूर्ण। समय क्या है, दिन का अंतिम प्रहर। अब मैं राग श्री का जो विशेष स्वर संगति है वो आपको गा के बताती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प रे या रे पा की जो संगति है वो इस राग में बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से यूज़ हो रही है। एक तरीके से मींड की तरीके से आप रे और पा या प और रे पे जाते हो। और यहाँ पे रे जो है, रे का एक विशेष स्थान है। मतलब अगर आप ये देखो, कहीं पे भी अगर आप देख रहे हो किसी फ्रेज में कि कोमल रे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके राग श्री को ही टिक करना है, क्योंकि वो राग श्री की ही पहचान है। अब देखिए राग श्री की विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक मींड प्रधान राग है, वक्र चलन है इसका। और देखिए प्राचीन काल का ये मुख्य राग है। मतलब जब आपने राग रागिनी पद्धति पढ़ी होगी तो उसके अंदर राग श्री का जो स्थान था वो कैसा था, मुख्य था। इसकी प्रकृति बहुत ही गंभीर है और ये एक सायकाल संधि प्रकाश राग है। आई होप आपको पूर्वी थाट के रागों के बारे में थोड़ी समझ आई होगी और चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। आपने ये बिल्कुल नोटिस किया होगा किस प्रकार से अंतिम प्रहर में ही जो ये पूर्वी थाट के राग हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई राग यहाँ पे रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।